लास्ट क्लास में हमने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पढ़ा था, उसमें मैंने आपको टैक्स रेट क्या होती है, स्लैब बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता, सरचार्ज लगता है नहीं लगता, मार्जिन रिलीफ क्या होती है, ये सारी बातें डिटेल में बता दी। अभी हम चल रहे हैं बेटा उसके आगे, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ। देखो एचयूएफ का असेसमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कतई ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एचयूएफ का असेसमेंट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एचयूएफ की कुछ बातें जरूर इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें हिंदू वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो मुस्लिम और जो क्रिश्चियंस होते हैं उनको एचयूएफ बनाना अलाउड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एचयूएफ का मतलब ज्वाइंट फैमिली से है, इसमें आपको अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप जन्म लेते हैं आप क्या बन जाते हैं बेटा, एचयूएफ के मेंबर बन जाते हैं, राइट। ओके, अगर आप गर्ल हैं तो आप जैसे ही शादी करेंगे तो आप फैमिली के एचयूएफ से निकल के आप अपने हस्बैंड के एचयूएफ में एंटर कर जाते हैं, तो आप वहां तक उसमें बन जाते हैं। सर एचयूएफ को मेंटेन कौन करता है, कर्ता मेंटेन करता है। और कर्ता कौन होता है सर, घर का जो सीनियर मेल मेंबर होता है वो कर्ता होता है, राइट। क्या सर फीमेल कर्ता हो सकती है, तो कहते हैं कि वैसे तो फीमेल कर्ता नहीं हो सकती एज पर प्रोविजन टू, पर अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस लो के हिसाब से अगर घर में कोई मेल मौजूद नहीं है तो फीमेल कर्ता हो सकती है, राइट। ओके, अब सर एचयूएफ की क्या अलग से इनकम कैलकुलेट करनी होती है? यस डेफिनेटली, एचयूएफ की अलग से इनकम कैलकुलेट की जाएगी। आप जो इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस, जो काम एचयूएफ के नाम पे कर रहे हैं उसकी अलग से इनकम कैलकुलेट होती है, उसके लिए अलग से टैक्स आपको पे करना होता है, ठीक है। कई लोग इसको टैक्स बचाने के एक रूप में भी काम में लेते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, सुनिए। मान लीजिए मेरा बहुत सारा काम, अलग अलग तरीके का बिजनेस है मेरा, मैं कोचिंग भी करवा रहा हूँ, मैं सीए की प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, अपना एक काम अपने एचयूएफ के नाम से कर लिया, ठीक है। मैंने एक काम अपना एचयूएफ के नाम से कर लिया, तो जाहिर सी बात है वो इनकम मेरी डाइवर्ट हो गई किसकी तरफ, एचयूएफ की तरफ। एचयूएफ पे मेरे जो टैक्स लगता है बेटा वो स्लेब रेट से लगता है। तो जो 2.5 लाख का बेनिफिट मुझे मेरी पर्सनल कैपेसिटी में मिल रहा था, क्या अब वो मुझे अलग से एचयूएफ की कैपेसिटी में मिल रहा है? हाँ, तो मुझे एचयूएफ में भी मिलने लग गया। अब 5% जो मेरे 2.5 लाख टैक्सेबल होते हैं, उधर भी 5% 2.5 लाख टैक्सेबल हो रहे हैं, तो ये डबल बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए लोग एचयूएफ का क्रिएशन प्रैक्टिकली करते हैं। थ्योरेटिकली हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली तो हम ये बात करेंगे कि सर इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। सेम तरीका है, आप पांचों हेड की इनकम निकालिए अगर कोई है तो, हालांकि सैलरी हेड नहीं होता है यहाँ पे, तो आप इनकम निकालिए, कोई लॉस का या क्लबिंग का एडजस्टमेंट करना है वो करिए, डिडक्शन दीजिए, वैसे ही आपके पास टोटल इनकम लगानी है। और स्लेब रेट हमेशा कौन सी लगेगी, बिलो 60 ईयर वाली लगेगी। कौन सी स्लेब रेट लगेगी, हमेशा बिलो 60 ईयर वाली लगेगी। सीनियर और सुपर सीनियर वाली स्लेब रेट इसमें कहीं भी नहीं लगेगी, ओके ओके। अब आगे सुनिए सर, क्या इसको डिडक्शन मिलती है? हाँ सर डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस पे सरचार्ज वगैरह लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। जो सरचार्ज वगैरह आपके इंडिविजुअल पे लगते हैं वो सेम सरचार्ज यहाँ पे लगते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जब मैंने आपको टैक्स रेट लिखवाई थी ना, तो देखो क्या लिखा हुआ है, एचयूएफ, एओपी और बीओआई। अगर इन पे स्लेब रेट लगनी है तो कौन सी लगेगी, ये बिलो 60 वाली लगेगी। कौन सी लगेगी, बिलो 60 वाली, ओके। सर क्या इनको 115 बीएससी वाला ऑप्शन मिलता है? यस, एचयूएफ को 115 बीएससी वाला ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, ओके। सरचार्ज की हमने जब बात की थी तो ध्यान से देखिएगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई, क्योंकि इन सब पे स्लेब रेट लगती है इसलिए इन सब पे सरचार्ज भी सेम तरीके से लगता है। बोलो बेटा, क्लियर है ये कंसेप्ट? ओके। एचयूएफ में खास बात क्या है सर, मतलब अलग से हमें क्या कुछ पढ़ना है क्या? तो एचयूएफ में बेटा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ का मतलब क्या होता है, घर का बंटवारा। अगर आपके एचयूएफ का बंटवारा हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, सुनिए। दो तरीके से एचयूएफ का बंटवारा होगा। एक कंप्लीट पार्टीशन, मतलब सारे मेंबर में सारी एसेट बांट दी, हिस्सा खत्म, कोई एचयूएफ नहीं है, आप सब अपने अपने, समझ गए? तो ये तो हो गया कंप्लीट पार्टीशन। और दूसरा होता है पार्शियल पार्टीशन। पार्शियल पार्टीशन का मतलब एक मेंबर छोड़ के चला गया, उसको उसका हिस्सा दे दिया और निकाल दिया या हटा दिया, तो वो हो गया पार्शियल पार्टीशन। या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक असेट को बेच के उसके सारे पैसे सब मेंबर ने बांट लिए, असेट एक ही बेची है, सारी नहीं बेची, तो क्या वो भी पार्शियल हो गया?
हाँ जी। तो अब इनकम टैक्स में सर क्या फर्क पड़ता है पार्शियल पार्टीशन और कंप्लीट पार्टीशन से? देखिए, पार्शियल पार्टीशन को इनकम टैक्स कंसीडर ही नहीं करता। इनकम टैक्स कहता है कि नहीं, पार्शियल पार्टीशन मतलब कुछ नहीं है, हम नहीं जानते उसको। अगर पार्शियल पार्टीशन हुआ भी है तो जो पार्टीशन हुआ, जो असेट बटी, क्या वो तो सेक्शन 47 के हिसाब से ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी? याद है आपको, कैपिटल गेन में बताया था मैंने आपको कि जो असेट बटी है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ट्रांसफर ही नहीं मानी जाएगी, राइट? तो उसमें तो कैपिटल गेन लगेगा नहीं। और दूसरी बात, हम ऐसे असेसमेंट करेंगे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, एचयूएफ की ही इनकम आगे तक चलती रहेगी। भाई जो असेट चली गई वो चली गई, जो असेट बची है उस पर एचयूएफ की इनकम चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है पार्टीशन से। पर अगर कंप्लीट पार्टीशन हो गया है तो क्या एचयूएफ का नामो निशान ही मिट गया है? बोलो फटाफट बोलो, क्या एचयूएफ का नामो निशान मिट गया? मिट गया। अब जब एचयूएफ का नामो निशान ही मिट गया है तो क्या आने वाले टाइम में एचयूएफ के नाम पे कैलकुलेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो 1 अप्रैल से लेके जिस दिन पार्टीशन हुआ वहां तक की कैलकुलेशन किसके नाम पे होगी? 1 अप्रैल से जिस दिन पार्टीशन हुआ वहां तक की इनकम किस नाम पे कैलकुलेट होगी? एचयूएफ के नाम पे, राइट? इनकम मेंबर के अपने अपने नाम पे टैक्सेबल होगी, उसमें एचयूएफ का कोई लेना देना नहीं है। बता दीजिए कोई डाउट है तो। ओके, एग्रीकल्चर इनकम मैं ऑलरेडी आपको कवर कर चुका हूं इंडिविजुअल असेसमेंट में। आगे ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सर क्या ये एग्जाम में आता है? नहीं, ये एग्जाम में नहीं आता है। इसमें एग्जाम में इसमें से सिर्फ एक बात आ सकती है, एग्जाम सकती है, वो आपको याद रख लेनी है थ्योरेटिकली, वो भी हो सकता है एमसीक्यू के तौर पे आ जाए। सर पॉलिटिकल पार्टी की सारी इनकम टैक्स फ्री होती है, मोस्टली पॉलिटिकल पार्टी की सारी इनकम टैक्स फ्री होती है। तो सारी इनकम टैक्स फ्री होती है। हाँ, कैसे? सुनिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। एनी इनकम जो कि एसपी से हो, अदर सोर्स से हो या कैपिटल गेन से हो, कोई भी इनकम जो कि एचपी से हो, अदर सोर्स से हो या कैपिटल गेन से हो, ये एग्जम्प्ट होती है। ठीक है, साथ ही साथ कोई डोनेशन मिला वो भी एग्जम्प्ट होता है। बिजनेस पॉलिटिकल पार्टी करती नहीं है तो बताओ क्या ऑटोमेटिक हो गया? सैलरी इनकम हो नहीं सकती, सैलरी इनकम तो पॉलिटिकल पार्टी की हो नहीं सकती ना। ठीक है, एचपी हो सकती है क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टियां रहती है, तो एचपी हो सकती है, एग्जम्प्ट कर दिया। उनका इन्वेस्टमेंट रहता है, अदर सोर्स हो सकती है, एग्जम्प्ट कर दिया। प्रॉपर्टी को बेचने पे कैपिटल गेन हो सकता है, एग्जम्प्ट कर दिया। अलग से उनको डोनेशन मिल सकता है, वो भी एग्जम्प्ट कर दिया। तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। बोलो आगे बात समझ में। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के केस में बीएनपी को छोड़ के आपको सारी इनकम टैक्सेबल कर टैक्स फ्री कर देनी है? अब ये टैक्स फ्री करने के लिए दो कंडीशन है ना, और वो भी किस पे? वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन पे, जो डोनेशन मिलता है उस पे। पहला ये कि आप 2000 से ज्यादा का, आप 2000 से ज्यादा का कैश डोनेशन नहीं लेंगे, आप 2000 से ज्यादा का कैश डोनेशन नहीं लेंगे, पहला पॉइंट तो याद रखिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या आता है कि 20,000 से ज्यादा जिसने भी आपको डोनेशन दिया होगा, चाहे वो कैश में तो लेना ही नहीं है तो चेक से ही दिया होगा, तो 20,000 से ज्यादा का किसने भी आपको डोनेशन दिया, आप उसके प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि किसने कब क्यों कैसे कैसे दिया, उसका नाम पता क्या है, ये सब चीजें आप मेंटेन करोगे। अगर मेंटेन करोगे तो ही इनकम टैक्स फ्री है, वरना इनकम टैक्स फ्री नहीं। बोलो जी आगे बात समझ में। सर क्यों करना होता है ये 20,000 से ऊपर का रिकॉर्ड मेंटेन? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का नाम सुना आपने? इलेक्शन कमीशन का, यस, उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है जिसके अंदर 20,000 से ज्यादा डोनेशन जिन जिन से मिले होते हैं वो बताना पड़ता है, तो इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। क्लियर है बेटा? सेक्शन इसका जरूर याद कर लेना, 13A, सेक्शन जरूर याद कर लेना, 13A एमसीक्यू में आ सकता है, तो सेक्शन जरूर याद रखना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पॉलिटिकल पार्टी के असेसमेंट में आपको क्या पढ़ना है। पहला, सर इस पे सेक्शन 13A लगता है। दूसरा, सर बीएनपी छोड़ के इसकी सारी इनकम टैक्स फ्री है। तीसरा, सर ये 2000 से ज्यादा डोनेशन लेना इसको अलाउड नहीं है कैश में। चौथा, सर 20,000 से ज्यादा जो भी डोनेशन इसको मिलेगा ये उसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और उसकी एक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट करेगा।
इतना सा कंसेप्ट है पॉलिटिकल पार्टी का। क्लियर है बेटा? आगे आ जाइए। आगे एक छोटा सा पॉइंट और लिखा है और आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये अलग होता है। ये जो लिखा है ना इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट अलग होता है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है। ये बेसिकली एक ट्रस्ट है जो क्या कर सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक ट्रस्ट है। ये पैसा इकट्ठा करता है और सारा पैसा जो इसके पास आएगा वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या बोल रहा है? इलेक्टोरल ट्रस्ट का मतलब ट्रस्ट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम मेड इन दिस रिगार्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको जो भी इनकम मिलेगी वो इसके लिए टैक्स फ्री है, क्योंकि इसको सीबीडीटी ने बनाया है, जाहिर सी बात है, सीबीडीटी के अप्रूवल से बना हुआ है, तो इसकी सारी इनकम है। पर इसको अपनी 95% इनकम पॉलिटिकल पार्टियों को बांट देनी होती है। ठीक है, इसको अपनी 95% इनकम क्या करनी होती है? पॉलिटिकल पार्टियों को बांट देनी होती है। दैट्स इट। आगे बात समझ में? मतलब क्या हुआ सर? सर सीबीडीटी ने एक ट्रस्ट बनाया। सीबीडीटी ने क्या बनाया? एक ट्रस्ट बनाया कि भाई आपको किसी को भी डोनेट करना, आप इस ट्रस्ट को कर दीजिए। ये ट्रस्ट क्या करेगा? अपनी इनकम का 95% हिस्सा दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेट कर देगा, तो इसको मिलने वाली सारी इनकम क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट को 85% हिस्सा चैरिटी में ट्रस्ट खर्च करना होता है, वैसे ही इलेक्टोरल ट्रस्ट को एक 95% पैसा पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। बोलो बेटा, आगे बात समझ में? ओके, अब इसको सुन लीजिए ध्यान से, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको हम जॉइंट वेंचर के नाम से जानते हैं। बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसको हम क्लब और सोसाइटी के नाम से जानते हैं। सर इनका असेसमेंट करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। यहाँ पे आपको दो ही चीजों पे फोकस करना है, एक सेक्शन 40 बीए और एक रेट, इनकम टैक्स की रेट्स। 40 बीए क्या कहता है और इनकम टैक्स की रेट क्या कहती है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। 40 बीए तो ये कहता है कि अगर एओपी और बीओआई ने अपने मेंबर को कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो कंप्लीटली डिसअलाउड है। यही बोलता है क्या? सेक्शन 40 बीए कहता है अगर आपने अपने मेंबर को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो दैट इज कंप्लीटली डिसअलाउड। बोलिए यस और नो। यस, ओके, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट अब मैंने आपको पढ़ाया था, याद है आपको, कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से नेट कर देना है। याद आया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से नेट कर देना उसको, मतलब कि सर लिया कितना? 6000, है ना, ड्रॉइंग से, और दिया कितना? 7000, तो एक्स्ट्रा कितना दिया? 1000, तो डिसअलाउड कितना होगा? 1000। लिया 8000, दिया 7000, बोलो कितना डिसअलाउड होगा? लिया 8000, दिया 7000, डिसअलाउड कितना होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नेट करना है। अगर दिया है एक्स्ट्रा तो डिसअलाउड करें, वरना डिसअलाउड ना करें। बोलिए भाई, सही बोल रहा हूं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दीजिए। क्लियर है? ओके, तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट। एक ये और देख लीजिए, ये पॉइंट एक और देख लीजिए। मुझे एक बात बताइए, जब हम एओपी में मेंबर होते हैं तो मेंबर को इंटरेस्ट रेम्युनरेशन देना अलाउड नहीं होता है, राइट? पर अगर मैं किसी और कैपेसिटी में काम करूं तो चलेगा? अब आप कहोगे सर किसी और कैपेसिटी में काम करो, इसका मतलब क्या है? सुनिए, एक एओपी है जिसका नाम है मान लीजिए XYZ, इसके अंदर मेरी एचयूएफ मेंबर है, सुरेश पोद्दार एचयूएफ, ये मेंबर है, ठीक है? तो इसको अगर कोई इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या डिसअलाउड है? बताइए। इसको अगर कोई रेम्युनरेशन मिलेगा, बोनस वगैरह, तो क्या डिसअलाउड है?
जल्दी बोलो। हाँ जी, डिसअलाउड है ना। अरे तो मेंबर ही तो है, सुरेश पोदार एचयूएफ मेंबर ही तो है उसमें। मैंने ये तो बोला कि मेंबर है, समझ गए। मेरी एचयूएफ इस XYZ में मेंबर है, तो मेरी एचयूएफ को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा क्या डिसअलाउड होगा, दोबारा बता दीजिए। होगा। अब इसी एओपी से मुझे सैलरी मिल रही है क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा हूं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एज ए सुरेश पोद्दार, ना कि सुरेश पोद्दार एचयूएफ। मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे सैलरी मिल रही है। बताइए क्या ये डिसअलाउड होगी? बोलिए, क्या ये डिसअलाउड होगी सैलरी? नहीं, ये डिसअलाउड नहीं होगी, इट्स अलाउएबल। ओके, इतना स्लो रिप्लाई क्यों कर रहे हो? जब फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन में हो तो इतना स्लो रिप्लाई क्यों कर रहे हो? डाउट है तो पूछ लो, और नहीं है तो रिप्लाई कर दो, तो मुझे समझ में तो आ जाए। चलो आगे देखिए। टैक्स रेट कैसे डिसाइड होगी सर? टैक्स रेट निकालने के लिए टोटल इनकम तक तो आप पहुंच ही जाएंगे, है ना। सारी इनकम निकाली, सेट ऑफ किया, डिडक्शन दिया, तो टोटल इनकम तक तो आप पहुंच गए। अब टोटल इनकम पे पहुंचने के बाद स्पेशल रेट आपको लगानी है। जैसे कि LTCG है तो 112, और 111 ये STCG है, तो कैजुअल है तो 30% वाली रेट। ये तो आपको लगानी ही लगानी है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ओके, अब बात आती है बेसिक रेट। तो बेसिक रेट में आपको दो बातें मैंने बताई हुई है। पहला, क्या आपको मेंबर का शेयर पता है? क्या आपको मेंबर का शेयर पता है? अगर हाँ, तब तो हम आगे बात करेंगे। और आप कहते हैं नहीं पता, तो आप सीधी कौन सी रेट लगा देंगे? MMR। अगर आपको मेंबर का शेयर नहीं पता है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा MMR लगा दीजिए। ओके सर, मेंबर का शेयर पता है तो बेटा दो कंडीशन बनेगी। क्या किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है? आप कहते हो नो, नहीं है, तो स्लैब रेट लगा दो। आप कहते हो हाँ सर एक जने की है, तो MMR लगा दो। ओके, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको मेंबर का शेयर नहीं पता है तब तो सीधे MMR लगा दीजिए। हालांकि स्पेशल रेट लगेगी अपनी जगह, स्पेशल रेट को मना मत कर देना, वो तो लगेगी। बैलेंस इनकम पे MMR लग जाएगा। अगर आपको मेंबर का शेयर पता है तो फिर ये देखिए क्या किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अगर हाँ तो MMR, और अगर ना तो स्लैब रेट। बोलिए आगे बात समझिए। ठीक है। अच्छा, एक इसमें छोटा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है, ये कौन बताएगा? बता सकता है कोई? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? और चलिए, अगर मैं कहूं इंडिविजुअल 58 साल का, एक 58 ईयर का इंडिविजुअल है उसके लिए कितनी है? एक 58 ईयर का इंडिविजुअल है उसके लिए कितनी है? 2.5 लाख। और एक 66 ईयर का इंडिविजुअल है उसके लिए कितनी है? 3 लाख। और 86 ईयर का है तो 5 लाख। और अगर HUF है तो? HUF है तो 2.5 लाख। और फॉर्म है तो? फॉर्म है तो बस मुझे पता था यहाँ पे गलती करोगे। फॉर्म में 0 होती है, कंपनी में
जीरो। तो इसको रट्टा मत मारो, इसको ऐसे याद करो, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब वो अमाउंट जहां तक आप पे टैक्स नहीं लगता। बताओ फर्म के लिए कितने अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता, फर्म और कंपनी के लिए कितने अमाउंट तक टैक्स नहीं लगता है? बोलो भाई, फर्म और कंपनी के लिए कितने अमाउंट तक टैक्स नहीं लगता है? अगर फर्म की इनकम 100 रुपए है तो टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो इसका मतलब कितनी पे टैक्स नहीं लगता? जीरो पे नहीं लगता। समझ गए? जीरो। ओके, कह रहे सर ज्वाइंट वेंचर पे क्या? अरे ज्वाइंट वेंचर क्या तो निकाल रहे हैं हम, ज्वाइंट वेंचर का ही तो निकाल रहे हैं। अगर स्लेब लगेगी तो बेसिक लिमिट उसकी 2.5 लाख हो जाएगी, और अगर स्लेब नहीं लगेगी तो जीरो। ओके, तो समझिए, अगर एओपी का मेंबर कोई कंपनी हुई, अगर एओपी का मेंबर कोई कंपनी हुई और उसकी 1 रुपए की भी इनकम है, तो क्या इसका मतलब बेसिक एग्जीम्पशन लिमिट से ज्यादा है? हाँ, तो बस समझ गए। तो यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, ध्यान रखना। ओके, ओके सर, एमएमआर क्या होती है? अच्छा, उससे पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ। अक्षिता ने पूछा सर एग्जांपल दे दो। मान लीजिए एओपी में 2 मेंबर है बेटा, एओपी में 2 मेंबर है, ए और ओ, दोनों 50-50% की शेयरिंग है, पता है हमें। ठीक है, अब ए क्या है? इंडिविजुअल, इसकी इनकम है 2,40,000 और ओ की इनकम है 2,60,000। क्या किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा है? हाँ, तो इसका मतलब एओपी पे कौन सी रेट लगेगी? एमएमआर लगेगी। क्लियर? ठीक है। अगर ये होती 1,60,000, तो क्या किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा है? नहीं। तो एओपी पे क्या रेट लगती? स्लैब रेट लगती। ठीक है, मान लो ये होती ओ लिमिट, बताओ एओपी पे क्या रेट लगेगी? सेम इनकम है, 240 160 एमएमआर। क्योंकि अगर ये कंपनी होती तो जीरो होती इसकी बेसिक लिमिट, और बेसिक लिमिट जीरो होती तो रेट तो लगना ही था एमएमआर। क्लियर है बेटा? ओके, अब सुनो आगे, अब सुनो बेटा आगे। सर ये एमएमआर क्या है? देखिए आपके सामने है, 30% बेसिक टैक्स, 37% सरचार्ज और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस। ओके, तो ये बन जाती है 42.744%, 42.744%। क्लियर है बेटा? ओके, अब आइए यहाँ पे एक छोटी सी बात और कि सर हमने एओपी की इनकम तो निकाल लेते हैं, अगर हमें मेंबर की इनकम निकालनी है तो क्या सिस्टम रहेगा? तो मेंबर की इनकम निकालने का सिस्टम भी समझ लीजिए। मेंबर की इनकम निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मेंबर की जो पर्सनल इनकम है वो तो उसकी इनकम में जुड़नी है, बोलो हाँ या ना? मेंबर कोई भी है, उसकी जो पर्सनल इनकम है क्या वो तो जुड़नी है उसकी इनकम में? हाँ। अब सवाल आता है कि उसको एओपी से जो मिला, क्या वो इनकम में जुड़ेगा या नहीं? क्या वो इनकम में जुड़ेगा या नहीं? तो अगर एओपी के ऊपर स्लेव रेट लगी है, अगर एओपी के ऊपर स्लेव रेट लगी है, तब तो वो मेंबर की इनकम में ऐड होगा। ठीक है, और अगर एओपी के ऊपर एमएमआर मिली है, तो उससे मिलने वाला हर इनकम मेंबर के लिए एग्जेम्प्ट होगा। बोलो, आई बात समझ में? ओके, ठीक है। अब सवाल आया कि सर अगर एओपी टैक्सेबल हुआ है
MMR पे, और मेंबर से आपने टैक्स नहीं लिया, तब तो बात समझ में आती है कि उसने दे दिया इसलिए आपने इससे नहीं लिया। बट अगर एओपी टैक्सेबल हुआ है स्लैब रेट और आपने मेंबर से भी टैक्स ले लिया, तो क्या डबल टैक्स नहीं हो गया यहाँ पे? उस डबल टैक्स को रोकने के लिए 86 की रिबेट दी जाती है, ठीक है। और 86 की रिबेट कैसे देते हैं? फॉर्मूले से, कि भाई तुम्हारा टोटल टैक्स कितना बन रहा है, वो कहता है मेरा टोटल टैक्स इतना है। ये टोटल टैक्स टोटल इनकम कितनी है, और उसमें से शेयर ऑफ एओपी कितना है जिस पे डबल टैक्स लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल सुन लीजिए, मान लीजिए मेरी 4 लाख की तो अदर इनकम है और 2 लाख की एओपी से इनकम है, ओके। तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? 6 लाख। 6 लाख पे टैक्स निकाला गया तो 32,500 का टैक्स आया, ठीक है। ये 32,500 का टैक्स कितनी इनकम पे है? क्या 6 लाख पे? क्या बताइए, 32,500 का टैक्स 6 लाख पे, और ऐसी कितनी इनकम है जिसपे डबल टैक्स लग रहा है? बताओ, क्या 2 लाख है? क्योंकि 2 लाख पे टैक्स उसने भी दे दिया, हमने भी, तो यहाँ पे 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए? 32,500 डिवाइड बाई 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 लाख, तो 1/3 हो जाएगा। हाँ, तो इतना अमाउंट आप कम कर देंगे, ये आपकी रिबेट हो जाएगी अंडर सेक्शन 86। बोलिए जी, क्लियर है? बोलो जी, क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अभी दूसरी क्लास है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल मॉर्निंग में क्लास रख लेते हैं। अब हमारा देखो क्या बचा है, एक असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिर रिटर्न फाइलिंग की कुछ बातें हैं, और आईसीडीएस है। बस इतना ही प्रोसेस बचा है हमारा। तो कल मॉर्निंग टाइम रख लीजिए आप 8 to 9:30, 8 to 9:30 रख लीजिए। कल ओवर कर देंगे ये पूरा ही रिवीजन, ओके। हेलो।